हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन 4 भागों में करते हैं। पहले, अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? R C डबल बॉन्ड O, है ना, OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, इनको 4 भागों में इनका अध्ययन करते हैं। पहले, अभिक्रियाएं जिनमें ये OH आबंध टूटता है, ये वाला आबंध टूटता है। दूसरी अभिक्रियाएं जिनमें COH आबंध का विदलन होता है, ये COH यहां से बॉन्ड टूटता है। और तीसरी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन होता है, इस भाग में प्रतिस्थापन होता है। और हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिल समूह संबंधी अभिक्रियाएं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ये COOH, ये जो कार्बोक्सिल समूह है ना, ये पूरा कार्बोक्सिल समूह भाग लेता है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की OH आबंध विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में OH आबंध टूटता है, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की जिनमें OH आबंध टूटता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, एसिडिटी को प्रदर्शित करती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीय नेचर होती है ना, अम्लीय प्रकृति को इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। जैसे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो जो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती है, उनके साथ में अभिक्रियाएं करते हैं, और अक्षारों के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे धातुओं व क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातुओं व क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातुओं व क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है ना, वे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। देखो, अम्ल क्या होते हैं? देखो, ये RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये पानी में वियोजित होकर के ये बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO, ये बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और देखो, यहां से ये H प्रोटॉन के रूप में हटता है, तो ये बनता है, ये प्रोटॉन पानी के साथ में मिलकर के बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बनाता है? ये है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रकृति, नेचर उनकी अम्लीय होती है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जिनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है। देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, पानी में वियोजित होकर के ये प्रोटॉन
दे देते हैं, है ना, ये बनता है हाइड्रोनियम आयन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं के साथ में, वे जो क्षार होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया करते हैं। देखो, जो प्रबल धनविद्युतीय धातुएं होती हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों के समान, जैसे एल्कोहल जो होते हैं ना वो प्रबल धनविद्युतीय धातुएं, प्रबल धनविद्युतीय धातुएं ये होती है सोडियम, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ये प्रबल धनविद्युतीय धातुएं होती हैं, बहुत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो धनविद्युतीय धातुएं होती है या जो रासायनिक रूप से ये अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है ना, इनके साथ में अभिक्रिया करके एल्कोहलों के समान हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। देखो, ये RCOOH प्लस Na, मान लीजिए Na हमने धातु ली तो इसके 2 अणु लीजिए, सोडियम के 2 परमाणु लीजिए, तो ये बनता है, देखो ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन 2RCOONA, है ना, आयनिक यौगिक होता है, इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है ना, तो और बनती है प्लस H2। तो ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय नेचर को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें ये जो H है ना यहाँ से ये विस्थापित होता है ना, H हटता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये प्रोटॉन को दे देता है, ये हाइड्रोजन बनाता है और ये बनता है, देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है अभिक्रिया। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वे धातुओं के साथ में, अक्षारों के साथ में, अक्षार जैसे NaOH, RCOOH प्लस NaOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल अक्षारों के साथ में अभिक्रिया करके ये लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ये H, यहाँ से H और ये OH है ना, ये पानी बनेगा और ये बनता है RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, और ये बनता है प्लस H2O। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो धातुओं, क्षारों के साथ में अभिक्रिया कर, धातुओं के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, और क्षारों के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम लवण बनता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये दुर्बल क्षार होते हैं। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये दुर्बल क्षारक होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इन दुर्बल क्षारकों के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और CO2 निकलती है। इनके साथ में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बुदबुदाहट के साथ में, और इस अभिक्रिया का, ये जो अभिक्रिया है ना इनके साथ में इनका उपयोग कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिल समूह की पहचान करने में किया जाता है, क्योंकि जिनमें कार्बोक्सिल समूह होता है ना वो ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में या सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ये जो दुर्बल क्षारक है इनके साथ में अभिक्रिया करके वो CO2 मुक्त करते हैं और लवण बनता है ना। ये क्या है, ये लवण ही तो है, सोडियम कार्बोक्सिलेट।
अच्छा, इनके साथ में अभिक्रिया देखिए, RCOOH प्लस NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां से ये H हटता है, H की जगह Na आता है, तो ये हो जाएगा RCOONA प्लस H2O, और ये CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ में तेजी से, है ना। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होती है, RCOOH प्लस Na2CO3, तो ये इसके यहाँ पे दो अणु लेंगे, 2 Na यहाँ आएंगे, तो ये बनता है 2RCOONA। ये सोडियम लवण होता है, इसमें क्या है, सोडियम आयन है, ये धनायन है, और ये कार्बोक्सिलेट ऋणायन है, और प्लस H2O निकलेगा, और प्लस CO2 बुदबुदाहट के साथ में निकलती हैं। देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के विलयन होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में जब सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन मिलाते हैं, या उसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलाते हैं, तो बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस निकलती है। इस अभिक्रिया का उपयोग, इन अभिक्रियाओं का उपयोग यौगिक में कार्बोक्सिल समूह, ये जो COOH समूह है ना, ये COOH समूह, ये जो कार्बोक्सिल समूह है ना, इसकी पहचान करने में किया जाता है। तो ये अभिक्रियाएं जो है ना, ये अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है ना। इनमें प्रोटॉन के रूप में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, और जब प्रोटॉन निकलता है तो ये कौन सा आयन बनता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ना, जैसे वो वहां पे बन रहा है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। देखो, जैसे ये है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ में कराते हैं, तो यहां से ये हाइड्रोजन निकलती है, और ये बनता है सोडियम एसीटेट 2CH3COONA प्लस H2, सोडियम एसीटेट बनता है ना। इसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल के साथ में रिएक्शन होती है, HCOOH, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, इसी प्रकार से रिएक्शन ये देते हैं, है ना। इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कर सकते हैं, CH3COOH प्लस NaOH, तो यहां से ये H हटता है, और ये बनता है सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस H2O। अच्छा, इसी प्रकार से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके साथ में रिएक्शन होती है, CH3COOH प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बनता है CH3COONA। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और प्लस ये H और ये H H2O बनाएंगे, और प्लस CO2 बनाते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो एल्कोहलों के समान जो धन विद्युतीय धातुएं होती हैं, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अभिक्रियाशील धातुएं जो अक्षार धातु और अक्षारीय मृदा धातु होती है, उनके साथ में ये अभिक्रिया करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और हाइड्रोजन निकालते हैं, और अक्षारों के साथ में अभिक्रिया करके ये लवण बनाते हैं, है ना। और जो दुर्बल अक्षारक होते हैं NaHCO3, Na2CO3, इनके साथ में ये अभिक्रिया करके तीव्रता से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। और इन अभिक्रियाओं का उपयोग जो है ना यौगिक में कार्बोक्सिल समूह की पहचान करने में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर के कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, है ना। जैसे ये यहां दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होते हैं आंशिक रूप से, और जल में वियोजित होकर के ये देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। देखो इस प्रकार से RCOOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होता है, जल में वियोजित होता है प्लस H2O, जल में ये वियोजित होता है, जल को ये प्रोटॉन देता है, यहां से ये H आयन के रूप में ये जल को प्रोटॉन देता है, तो ये बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनता है हाइड्रोनियम आयन, और प्लस बनता है ये H यहां से हट जाएगा और ये बनेगा RCOO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है क्या, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। और इसे तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। जल काणु प्रोटॉन ग्रहण करके ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। किस प्रकार से, देखो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, निगेटिव चार्ज इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसके पास में है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां O के ऊपर पहुंच जाता है ना। इस प्रकार से RC, अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पर O और O के बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, O और O के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया। और देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, इस कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होता है, इसको ये इन दो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आयन की जो वास्तविक संरचना होती है ना, वो इन दोनों संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। इस कार्बोक्सिलेट आयन के अनुनाद संकर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, RCOO, है ना। देखो जहां ये सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड का लक्षण होता है ना। जहां देखो ये यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पूर्ण रूप से डबल बॉन्ड नहीं होता, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पूर्ण रूप से सिंगल बॉन्ड नहीं होता। इनमें जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड का लक्षण है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पूर्ण रूप से डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो इसके अनुनाद संकर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो इन दोनों परमाणुओं पर, ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है, विस्थानित, डीलोकलाइज होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन देता है और कार्बोक्सिलेट आयन देता है, और कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होता है, कार्बोक्सिलेट आयन को इन दो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
कार्बोक्सिलेट आयन की जो वास्तविक संरचना होती है वो इनकी माध्यमिक संरचना होती है, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन की संरचना इन दो अनुनाद संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है, जिसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो ऋणावेश होता है वो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम साम्य स्थिरांक व्यंजक लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से, के ई क्यू इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बराबर ये हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता और ये RCOO कार्बोक्सिलेट आयन की मोलर सांद्रता बटे ये RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की मोलर सांद्रता और ये जल की मोलर सांद्रता। और या इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या है, ये साम्यावस्था स्थिरांक के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्यावस्था स्थिरांक है ये, या हम इसको लिखते हैं के ए बराबर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, के ई क्यू इंटू H2O, है ना, बराबर के ई, इसको यहां ले आइए, है ना, और बाकी को इसको ऐसे ही रखिए। तो ये H3O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बोक्सिलेट आयन की मोलर सांद्रता बटे ये RCOOH अम्ल की मोलर सांद्रता। देखो यहां जो Ka है ना, Ka बराबर अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, ये अम्ल का वियोजन स्थिरांक या इसे आयनन स्थिरांक कहते हैं, अम्ल का आयनन स्थिरांक। और ये जो KeQ है ये साम्यावस्था स्थिरांक है, ये क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, ये है साम्यावस्था स्थिरांक। देखो ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है ना, और ये जल की जो मोलर सांद्रता होती है ना, ये स्थिर रहती है, तो इनका जो गुणनफल होता है वो एक स्थिरांक होता है जिसे Ka के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे अम्ल का वियोजन स्थिरांक कहते हैं। देखो ये जो अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है ना, अम्ल का वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होता है, अम्ल उतना ही ज्यादा वियोजित होता है, अर्थात अम्ल में उतना ही ज्यादा प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है। Ka का मान जितना ज्यादा होगा, मतलब अम्ल जितना ज्यादा वियोजित होता है, उसकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है। अगर Ka का मान अधिक है तो इसका मतलब यह है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसकी प्रोटॉन देने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। सुविधा के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य को, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य को Ka मान की बजाय, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य को Ka मान की बजाय pKa के द्वारा, pKa मान के द्वारा, pKa वैल्यू के द्वारा उसको इंगित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की स्ट्रेंथ को, उनकी सामर्थ्य को सामान्यतः Ka मान की बजाय pKa मान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
देखो पी के ए क्या होता है, पी के ए किसे कहते हैं, जैसे पीएच निकालते हैं ना, इसी प्रकार से पी के ए होता है। तो पी के ए बराबर होगा माइनस log के ए, मतलब अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होता है ना, उसका नेगेटिव log ही कहलाता है पी के ए। तो जो अम्ल होते हैं, अम्लों की स्ट्रेंथ को पी के ए के द्वारा, पी के ए मान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये एक परबल अम्ल होता है। HCl एक HCl अम्ल क्या है, ये एक परबल अम्ल है। इसकी पी के ए का जो वैल्यू होती है ना, वो -7 होती है। इसका पी के ए मान कितना, -7 होता है। और जो सबसे परबल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, उसका नाम है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। इसके पी के ए वैल्यू जो होती है वो होती है 0.23। अच्छा, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की पी के ए वैल्यू जो होती है वो होती है 4.19। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की पी के ए वैल्यू का मान जो होता है वो होता है 4.75। अम्ल के पी के ए का मान, देखो HCl अम्ल का HCl एक परबल अम्ल होता है, इसकी पी के ए वैल्यू, पी के ए का मान -7 होता है ना। देखो जो अम्ल जितना ज्यादा परबल होता है, उसके पी के ए का मान, है ना, पी के ए क्या है, जो वियोजन स्थिरांक है ना, उसका नेगेटिव log है पी के ए। तो जो अम्ल जितना ज्यादा प्रबल होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पी के ए का मान उतना ही कम होता है। पी के ए का मान क्या होता है, उतना ही कम होता है। अर्थात पी के ए का मान कम होने का मतलब अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थात वो प्रबल प्रोटॉन दाता है। वो क्या है, प्रबल प्रोटॉन दाता। अगर किसी अम्ल के पी के ए का मान कम है, तो इसका मतलब यह है कि अम्ल जो है ना, वो प्रबल प्रोटॉन दाता है। देखो जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्लों की जो पी के ए वैल्यू का मान होता है, पी के ए वैल्यू जो होती है ना, वो 1 से लेकर के 5 तक होती है, 1 से लेकर के 5 तक होती है। प्रबल अम्लों की, जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, उनकी पी के ए वैल्यू जो होती है ना, देखो यहाँ पे -7 है ना, उनकी पी के ए वैल्यू -1, उनकी पी के ए वैल्यू 1 से कम होती है। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनकी पी के वैल्यू 1 से कम होती है। और जो मध्यम प्रबल अम्ल होते हैं, मध्यम प्रबल अम्ल होते हैं, उनकी पी के ए वैल्यू 1 से 5 होती है। जो मध्यम प्रबल अम्ल होते हैं ना, उनकी पी के ए वैल्यू का मान कितना होता है, 1 से 5 होता है। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, उनकी पी के वैल्यू का मान 5 से 15 तक होता है।
और जो अति दुर्बल अम्ल होते हैं, अति दुर्बल अम्ल जो होते हैं उनकी pKa वैल्यू का मान 15 से अधिक होता है। तो कहने का मतलब pKa का मान जो है वो अम्ल की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनकी pKa वैल्यू जो होती है ना वो 1 से कम होती है। जो मध्यम प्रबल अम्ल होते हैं उनकी pKa वैल्यू 1 से 5 होती है। दुर्बल अम्लों की pKa वैल्यू कितनी होती है? 5 से 15 होती है। और अति दुर्बल अम्लों की pKa वैल्यू 15 से अधिक होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल होते हैं। देखो ये चीज ध्यान रखो कि जिन अम्लों के pKa का मान कम होता है वो अम्ल उतने ही ज्यादा अम्लीय होते हैं, वो उतने ही उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों जैसे खनिज अम्ल क्या होते हैं? जैसे HCl, H2SO4 है ना, HNO3, ये खनिज अम्ल होते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये जो अम्ल होते हैं ना इनकी pKa का मान 1 से कम होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल होते हैं। इनसे तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल होते हैं, परंतु एल्कोहलों व फिनोलों या फिनोली मानिए, एल्कोहलों व फिनोल से ये ज्यादा अम्लीय होते हैं, से प्रबल अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से तो दुर्बल होते हैं, परंतु जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना इनसे प्रबल अम्ल होते हैं। देखो जो एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहलों के pKa का जो मान होता है वो लगभग होता है 16, और फिनोल के जो pKa का मान होता है वो बराबर होता है लगभग 10 के। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं भाई कि जो फिनोल होते हैं वो एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय होते हैं, है ना। एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया है कि जो फिनोल होते हैं ना, फिनोल एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय होते हैं। अच्छा, फिनोल एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय क्यों होते हैं? देखो pKa का मान इनका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा अम्लीय है एल्कोहल से, ये एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। देखो क्यों होते हैं, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। देखो जो एल्कोहल होते हैं क्या होते हैं? ROH। एल्कोहल पानी में ये प्रोटॉन दे करके ये बनाते हैं RO, ये एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एल्कोक्साइड आयन। और जो फिनोल होते हैं ना, फिनोल जैसे ये फिनोल है, फिनोल वियोजित होकर के ये बनाता है C6H5O, ये फिनोक्साइड आयन। ये क्या बनाता है? फिनोक्साइड आयन, है ना। अम्लीय नेचर है इन दोनों की। अम्ल क्या होते हैं? जो प्रोटॉन देते हैं, ये प्रोटॉन दे रहे हैं ना पानी को, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो दोनों में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो फिनोल होता है, फिनोल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। इसका कारण ये है कि फिनोल के वियोजन से ये जो फिनोक्साइड आयन बनता है ना, ये C6H5 फिनोक्साइड आयन, और ये RO क्या है? ये RO निगेटिव, ये है एल्कोक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है? एल्कोक्साइड आयन है ये। देखो एल्कोहल के वियोजन से जो एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है इसमें अनुनाद नहीं होता,
इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता। जबकि फिनोल के वियोजन से ये जो फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है ना, इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण ये आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है। इसी वजह से जो फिनोल होते हैं ना, फिनोल एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। फिनोल एल्कोहलों से प्रबल अम्ल है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, वो एल्कोहल से तो ज्यादा अम्लीय है ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से भी ज्यादा अम्लीय होते हैं। और फिनोल से ज्यादा अम्लीय क्यों होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल? इसकी व्याख्या भी अनुनाद के द्वारा की जाती है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है ना, उसमें अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है। देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, है ना, RCOOH। और इससे हमें ये प्राप्त हुआ, ये कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है RCOO, और ये हाइड्रोनियम आयन है ना, इसे यही समीकरण है ये। देखो ये कार्बोक्सिलिक, ये क्या है? अम्ल। और ये है इसका संयुग्मी अक्षारक, संयुग्मी अक्षारक, है ना। प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी अक्षारक होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के वियोजन से जो संयुग्मी अक्षारक प्राप्त होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अच्छा, संयुग्मी अम्ल अक्षारक युग्म क्या होते हैं? संयुग्मी अम्ल अक्षारक युग्म, देखो ये और ये संयुग्मी अम्ल अक्षारक युग्म वे युग्म होते हैं जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। देखो, इसमें और इसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। जिसमें प्रोटॉन है ये अम्ल है, ये इसमें प्रोटॉन नहीं है, तो ये इस अम्ल का ये संयुग्मी अक्षारक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी अक्षारक क्या है? ये कार्बोक्सिलेट आयन है। ये कौन सा आयन है? कार्बोक्सिलेट आयन है। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों में संयुग्मी अक्षारक कार्बोक्सिलेट आयन इन दो अनुनाद संरचनाओं द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संयुग्मी अक्षारक होता है ना, वो कार्बोक्सिलेट आयन है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन इन दो समान अनुनाद संरचनाओं के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। देखो, ये समान अनुनाद संरचनाएं कैसे है? क्योंकि इन दोनों में O के ऊपर, इसमें भी O के ऊपर ही है निगेटिव चार्ज, इसमें भी O के ऊपर ही निगेटिव चार्ज है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, वो तो दो समान अनुनाद संरचनाओं के द्वारा स्टेबल रहता है। अच्छा, अब जैसे फिनोल है, फिनोल C6H5OH। अब फिनोल से फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है, फिनोक्साइड आयन, है ना। ये C6H5O, ये क्या है? फिनोक्साइड आयन है। ये है फिनोक्साइड आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन, ये है फिनोल। फिनोल, तो ये क्या है? ये अम्ल है, और ये क्या हो गया? इसका संयुग्मी अक्षारक हो गया। ये क्या हो गया? संयुग्मी अक्षारक, संयुग्मी अक्षारक। तो फिनोल से जो संयुग्मी अक्षारक प्राप्त होता है, वो कौन होता है? वो फिनोक्साइड आयन होता है। फिनोल का संयुग्मी अक्षारक फिनोक्साइड आयन होता है ना। और जब ये प्रोटॉन देता है ना, तो प्रोटॉन देने के बाद में ये संयुग्मी अक्षारक बनता है फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, फिनोक्साइड आयन में जो अनुनाद संरचनाएं होती है, इसमें भी अनुनाद होता है, लेकिन इसकी जो अनुनाद संरचनाएं होती है वो समान नहीं होती। इनमें जो
ऋणावेश होता है ना, इनकी जो फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन की अनुनाद जो संरचनाएं होती है उनमें ऋणावेश जो होता है ना वो कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु पर होता है। देखो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोल का ये जो संयुग्मी अक्षारक फिनोक्साइड आयन है ना, इसमें जो अनुनाद संरचनाएं होती है ना, अनुनादी जो संरचनाएं होती है वो समान नहीं होती। देखो समान कैसे नहीं होती, देखो जैसे ये देखो ये फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन युग्म ये इस कार्बन पर चला जाता है, जिस पर ये ऋणावेश आ जाता है, जिस पर यहाँ पर O के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये ऋणावेश आ गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ है, ठीक। ये अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर पहुंच जाता है, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म O को ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड ये है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ सकता है, जब ये यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन, साले का इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर चला जाता है, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये डबल बॉन्ड O। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ ये इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, ये यहाँ आ सकता है। जब ये यहाँ आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म O के ऊपर पहुंच जाता है, O के ऊपर, है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो देखो ये फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन की जो ये अनुनादी संरचनाएं हैं ये असमान होती है। देखो यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसमें O के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है और O से जो कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु है ना, कोने पर कार्बन परमाणु है, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिनोल का जो संयुग्मी अक्षारक फिनोक्साइड आयन होता है, इसमें इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती है वो असमान होती है। तो कहने का मतलब कि फिनोल में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संयुग्मी अक्षारक होता है ना वो तो दो समान अनुनाद संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व ग्रहण करता है ना, और यहाँ असमान अनुनाद संरचनाओं के द्वारा फिनोक्साइड आयन अस्थायित्व ग्रहण करता है, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ना, कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश दो ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है। अब ऑक्सीजन तो ऋण विद्युतीय परमाणु होता है और ऋणावेश O परमाणुओं पर ही विस्थानित डिलोकेलाइज होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में जो ऋणावेश होता है ना वो कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु पर भी होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु पर भी होता है। तो इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही इसकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं फिनोल से ज्यादा अम्लीय?
क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन होता है, जो दो समान अनुनाद संरचनाओं से अस्थायित्व ग्रहण करता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसमें ऋणावेश दो ऋण विद्युती ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित रहता है। जबकि जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, ये C6H5O, ये इसकी जो अनुनाद संरचनाएं होती है वो असमान होती है। जो ऋणावेश होता है वो कम ऋण विद्युती कार्बन पर भी होता है ना। ऑक्सीजन के साथ साथ में कम ऋण विद्युती कार्बन पर भी होता है। तो फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मतलब जितना कार्बोक्सिलेट आयन में वो प्रभावी होता है, महत्वपूर्ण से मतलब प्रभावी होता है। कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। इस अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अभी हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं ना, प्रतिस्थापी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसके अस्थायित्व को वो प्रभावित करते हैं। देखो, ये RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसका RCOO ये क्या है, ये अम्ल है, ये इसका संयुग्मी क्षारक है। यानी कि जो संयुग्मी क्षारक क्या है, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। देखो, जो अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो वो प्रतिस्थापी समूह इस कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को, स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। इसके स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता है प्रतिस्थापी समूह उसको प्रभावित करते हैं। मतलब वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखो, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। और जो ऋणावेश जो होता है ना कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश दो, ये जो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय परमाणु है इन पर विस्थानीकृत रहता है, डीलोकेलाइज रहता है। तो ऐसे समूह जो इस कार्बोक्सिलेट आयन में से ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ऐसे समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ना, या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉनों का अपनयन करने वाले समूह। मतलब ऐसे समूह जो कार्बोक्सिलेट आयन से ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे इसके अस्थायित्व को, कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को वे बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो ऋणावेश है ना, वो ऋणावेश इन समूहों की ओर विस्थानित हो जाता है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन का जो अस्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है। और अर्थात अम्ल की जो सामर्थ्य होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे समूह जो कार्बोक्सिलेट आयन में से ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अगर
कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित हैं तो वे कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को बढ़ा देते हैं, जिससे अम्ल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत वे समूह जो कार्बोक्सिलेट आयन में ये जो ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु है ना, इन पर जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, कुछ समूह ऐसे होते हैं, अभी आगे बताएंगे, कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे समूह अब ये जो ऋण विद्युतीय परमाणु है, इन पर जो ऋणावेश का जो घनत्व है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इनका जो अस्थायित्व होता है ना कार्बोक्सिलेट आयन का, वो अस्थायित्व घट जाता है, अर्थात अम्ल की जो अम्लता होती है वो घट जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, जिससे अम्ल की अम्लता बढ़ती है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता जो समूह होते हैं, वो कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को घटा देते हैं, जिससे अम्ल की जो स्ट्रेंथ होती है, अम्ल की जो प्रबलता होती है वो घट जाती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह है। इनकी प्रबलता का क्रम ये है, इनमें सबसे ज्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को ऋणावेश को अपनी ओर ये आकर्षित करता है CF3, फिर ये NO2, CN है ना, साइनाइड समूह, ये FClFbr, ये फेनिल समूह है ना। तो इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो उसी हिसाब से, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा वो प्रतिस्थापी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को उतना ही ज्यादा अम्लीय कर देगा। देखो अम्लों की ये बढ़ती प्रबलता है, ये है अम्लों की, देखो ये बढ़ती प्रबलता। देखो इनमें, देखो ये प्रोपियोनिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है ना। देखो इसमें ये CH2 समूह फालतू है। देखो जो मैथिल समूह होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, तो जिससे ये COOH जो समूह है, जो कार्बोक्सिलेट आयन इससे प्राप्त होता है, उसका स्थायित्व को ये घटा देता है ना। इसमें एक कार्बन कम है तो ये एसिटिक अम्ल इससे ज्यादा अम्लीय है ना। अब इसमें देखो ये फेनिल समूह और आ गया, फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है ना। अब इसमें यहाँ पर ये बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है, जो ये कार्बोक्सिल समूह है ना, ये बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा अम्लीय होता है इससे। अब यहाँ पर इसमें एक Cl समूह आ गया, क्लोरो समूह, तो जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये ज्यादा अम्लीय है इससे, है ना। और देखो यहाँ कई सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये केवल HCOOH केवल हाइड्रोजन है, तो ये इससे ज्यादा अम्लीय होता है ना। फिर इसमें अब देखो ये एसिटिक अम्ल आ गया, एसिटिक अम्ल में से एक H हटा हुआ है, देखो ये Br है ना, Br इसकी जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है ना। तो देखो ये कम अम्लीय है, Cl इसमें एक Cl है, ये ज्यादा अम्लीय है, और ये फ्लोरीन जो है ना, ये Cl से
ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है तो ये ज़्यादा अम्लीय है। और देखो ये क्रम थोड़ा ध्यान रखो, ये साइनाइड जो समूह है ये प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ना। इनमें इनका एक क्रम CF3 समूह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो इनमें ये सबसे जो प्रबल अम्ल होता है ना ये होता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक अम्ल, है ना। उसके बाद में फिर ये ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल का क्रम आता है। तो ये विभिन्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का क्रम है। अब इनको देखते हैं। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखो इसमें ये ये देखो पहले बेंजोइक अम्ल, देखो ये जो बेंजोइक अम्ल है pKa देखो किसका है, सबसे कम pKa इसका है ना। ये जो 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है इसका pKa सबसे कम है। देखो इस यौगिक में, इस बेंजोइक अम्ल में ये मेथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। बेंजोइक अम्ल में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथोक्सी समूह। बेंजोइक अम्ल में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह। देखो जो ये मेथोक्सी समूह होता है ना, मेथोक्सी समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला ये समूह है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में धकेलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो COOH है, ऑक्सीजन जो ऋण विद्युतीय परमाणु है ना, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इस पर ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा देता है, जिससे इस आयन की जो अस्थायित्व होता है वो घट जाता है ना। आयन का अस्थायित्व घट जाता है। तो इसका मतलब ये अम्ल इससे ये ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश होता है इसको COO समूह की ओर उसको धकेल दिया। अच्छा देखो यहां पर ये जो NO2 समूह है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को देखो बेंजीन रिंग में से ऋणावेश NO2 की ओर खींचता है। तो इससे यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो कम होता है। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होगा, वो कम होगा। तो इससे कार्बोक्सिलेट आयन का अस्थायित्व बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये जो 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल होता है ना, ये इनमें ये इससे बेंजोइक अम्ल से ये ज्यादा अम्लीय है ना। क्योंकि NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है कार्बोक्सिलेट आयन पर, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व ऑक्सीजन परमाणुओं पर से वो कम हो जाता है, जिससे ये NO2 समूह इस कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, है ना। और ये जो मेथोक्सी समूह होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी कर देता है। तो इस वजह से इसकी जो अम्लता होती है ना वो कम हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।